आज हम अनिवार्य हिंदी की जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है वितान भाग 2 उसके अंदर जो बहु विकल्पीय प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पाठ है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग और इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू का विवाह है वो कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1947 को यशोधर बाबू का विवाह हुआ था। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो 3 है वो बेटे यशोधर बाबू के थे। किशनदा का पूरा नाम क्या था? तो कृष्णानंद पांडे है वो इनका पूरा नाम था, जिसको सभी लोग किशनदा के नाम से पुकारते थे। यशोधर बाबू का जीवन किससे है वो प्रभावित था? तो किशनदा से यशोधर बाबू प्रभावित थे। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे है वो कहेंगे? तो इसकी मूल संवेदना हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य और पीढ़ी का अंतराल, इन दोनों बातों का उल्लेख इस सिल्वर वेडिंग कहानी के अंदर कहा गया है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के जो आपसी विचार है उसमें है वो काफ़ी अंतर पाया जाता है और इसी कारण से मानवीय मूल्यों को एक तरफ किनारे कर दिया गया है। यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें शादी की 25वीं वर्षगांठ पर क्या उपहार दिया था? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन है वो उपहार के रूप में दिया था। कहानी में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, इन जुमलों में कौन सा भाव निहित है? तो इन जुमलों के अंदर यथास्थिति का भाव, अनिर्णय की स्थिति और द्वंद्व का भाव, ये सभी है वो इसके अंदर भाव निहित बताए गए हैं। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता में कैसे है वो ढल गई थी? तो बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ जो मजबूरी थी उसके कारण यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिकता को उसने वो अपने जीवन में अपना लिया, जबकि यशोधर बाबू है वो हमेशा पुरातन पंथी ही रहे। किशनदा किस परंपरा को यशोधर ने है वो जीवित रखा था? तो घर में होली गंवाने की जो परंपरा थी किशनदा की, उसको यशोधर बाबू ने भी अपने जीवन के अंदर जीवंत रखा। किशनदा के मानस पुत्र है वो कौन थे? तो यशोधर बाबू या यशोधर पंत को है वो किशनदा का मानस पुत्र माना गया है। अगला प्रश्न, किशनदा की परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश में यशोधर बाबू ने किसको है वो नाराज किया था? तो अपनी पत्नी को है वो नाराज किया था, क्योंकि पत्नी की तरह वो पाश्चात्यवादी विचारों को अपनाने से हमेशा पीछे हटते थे। कहानी में चूने दाने शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है? तो घड़ी को है वो कहानी के अंदर चूने दाने कहा गया है। नई पीढ़ी का रवैया पाठ में है वो कैसा है? तो पाठ के अंदर नई पीढ़ी का रवैया बिल्कुल ही असंवेदनशील है और मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है। अगले पाठ का नाम है जूझ और जिसके लेखक है आनंद यादव। दादा कोलू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? क्योंकि गुड़ की ज़्यादा कीमत प्राप्त करने के लिए कोलू है वो जल्दी लगाते थे। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ है वो क्या है? जूझ यानी संघर्ष करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। जूझ कहानी किस है वो उपन्यास से ली गई है? तो मराठी उपन्यास जो झोबी है उसका एक अंश है वो यह जूझ कहानी है। लेखक के पिता उनकी पढ़ाई है वो कब छुड़वा दी थी? तो 5वीं कक्षा के अंदर लेखक के पिता ने उसकी है वो पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेखक के पिता का क्या नाम था? तो लेखक के पिता का नाम था राजप्पा। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो मॉनिटर का नाम था चौहान पाटिल। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? तो अपनी माँ से लेखक ने कहा था कि मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है। सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? तो सौंदलगेकर मराठी भाषा के है वो अध्यापक थे। लेखक पढ़ना है वो क्यों चाहता था? क्योंकि वह नौपढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करना चाहता था। जूझ कहानी से है वो क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है
कि जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, हमेशा हमें है वो जुझारू और संघर्षशील है वो रहना चाहिए। लेखक किस बच्चे से प्रभावित होकर पढ़ाई के सभी काम करने लगे थे? तो वसंत पाटिल से लेखक है वो प्रभावित होकर के पढ़ने लगे थे। मास्टर सौंदलगेकर किन कवियों के साथ अपनी मुलाकात के है वो संस्मरण यानी यादें सुनाते थे? तो निराला जी और गिरीश और केशव कुमार, इनसे संबंधित संस्मरण है वो मास्टर साहब कवियों के साथ बिताई हुई पलों को विद्यार्थियों को सुनाते थे। चांद रात पसरीते कविता के संबंध में कौन सी बात सत्य है? यह अनंत काणेकर के द्वारा रचित कविता है। जूझ पाठ के अनुसार लेखक ने अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों का परिचय किस प्रकार दिया था? तो नए नए विषयों पर कविता लिख करके लेखक ने अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों का परिचय दिया है। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी है वो क्या प्रतिक्रिया हुई थी? वह अत्यंत उदास है वो रहता था। कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास है वो कैसे करता था? तो वह अपने पशुओं पर की पीठ पर लिखकर है वो इस कविता लेखन का अभ्यास करता था। अगला प्रश्न, लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? तो लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम मंत्री है वो था। अगला पाठ जिसका नाम है अतीत में दबे पांव और इसके लेखक है ओम थानवी। अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक है वो कौन है? तो इस पाठ के लेखक ओम थानवी है। अतीत में दबे पांव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन किया गया है? तो इसके अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता का वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक है वो कौन थे? तो जॉन मार्शल है वो महानिदेशक थे। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज है वो कब की थी? आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने तो 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो किसकी अनूठी मिसाल है? तो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी सभ्यता है? तो यह 5000 वर्ष है वो पुरानी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? तो मोहनजोदड़ो के लोग सुसंस्कृत यानी संस्कारी और साक्षर है वो थे। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो 85,000 के लगभग मोहनजोदड़ो की आबादी बताई गई है। सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी गई है? तो यह मैदानी संस्कृति मानी गई है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार यहाँ किस फसल के साक्ष्य है वो मिले हैं? तो यहाँ पर कपास फसल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार काशीनाथ दीक्षित को किस धातु की सुइयां मिली थी? तो काशीनाथ दीक्षित को सोने की है वो सुइयां मिली थी। इसी के साथ वेदांत के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।